जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो मॉर्निंग हेडलाइंस में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। तो आज सितंबर 15, 2021 बुधवार को खबर निकल कर आ रही है श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर गेंदबाज लसत मलिंगा ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वहीं दिल्ली से खबर आ रही है बम ब्लास्ट की आतंकी साजिश नाकाम, दिल्ली पुलिस ने किया है इस चीज का खुलासा। वहीं भारी बारिश से गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति का निर्माण हो चुका है। पश्चिम बंगाल से न्यूज आ रही है कि ममता बनर्जी का नामांकन क्या रद्द होगा या रहेगा। उसी के साथ खबर है किसान आंदोलन से कहां तक पहुंचा है हमारा किसानों का आंदोलन। और वहीं दालों के बारे में खबर आ रही है, उसके आयात निर्यात के रिलेटेड भी खबर है। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है, काम की है आपके लिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 15 सितंबर 2021 और दिन हो चुका है बुधवार। तो आज की बड़ी खबर में पहले जानते हैं कि आज ही के दिन 1959 में दूरदर्शन का चैनल शुरू हुआ था। आज ही के दिन दूरदर्शन ने अपनी सेवा शुरू की थी। तो ये एग्जाम्स के लिए और जो भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं करंट अफेयर्स वाले लोगों के लिए भी काम की खबर हो सकती है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो पहली न्यूज़ है, देश को फिर धमाकों से दहलाना चाहता था दाऊद, दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। तो नई दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे। इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्पेशल CP नीरज ठाकुर ने कहा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आतंक के खिलाफ मुहिम में बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो पाकिस्तान से इसी साल जाकर ट्रेंड होकर आए थे। जी हाँ दोस्तों, ठाकुर ने कहा केंद्रीय एजेंसी में हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने का षड्यंत्र रच रहे हैं जो बॉर्डर के उस पार से हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक टीम का गठन किया था। जांच में पता चला कि यह कई राज्यों में फैला हुआ बड़ा नेटवर्क है और आज सुबह इस ऑपरेशन को खत्म करते हुए कई राज्यों में रेड की है दिल्ली पुलिस ने। सबसे पहले महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसे कोटा में ट्रेन से पकड़ा गया है। उसके बाद 2 व्यक्ति दिल्ली में गिरफ्तार हुए। उनसे पूछताछ के बाद यूपी में ATS के साथ मिलकर 3 लोगों को और गिरफ्तार कर दिया गया और इनकी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। आपको बता दें कि नवरात्रि और गणपति जैसे त्योहारों में इनका प्लान था कि वो बम ब्लास्ट करे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, केरल में कोरोना वायरस के 15,876 मामले सामने आए। अब से शनिवार भी होगा वर्किंग डे। तो तिरुवनंतपुरम से एक खबर आ रही है, केरल में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 129 रोगियों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 22,779 हो गई। बीते 24 घंटे में 15,876 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 44,06,365 हो गई। राज्य में सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान रोजाना संक्रमण के लगभग 30,000 या उससे अधिक मामले सामने आ रहे थे, लेकिन उसके बाद संक्रमण में कमी आई है। राज्य सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपचाराधीन रोगियों की कुल संख्या 1,98,865 है। सोमवार से 25,654 लोग संक्रमण से उबरे हैं, जिसके बाद ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 41,84,158 हो गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि बीते 24 घंटों में 1,05,005 नमूनों की जांच के बाद कोरोना संक्रमण दर 15.12% रही। इस बीच राज्य में रविवार को रात्रि कर्फ्यू और कड़े लॉकडाउन उपायों को हटाने के बाद मंगलवार को राज्य सरकार ने फैसला किया कि अब शनिवार कार्य दिवस होगा, मतलब शनिवार को अब लॉकडाउन नहीं रहेगा। गौरतलब है कि राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए रात्रि कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे उपाय किए गए थे। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है, मध्य प्रदेश को मिलेगा 11,311 करोड़ रुपए की 1530 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं का तोहफा। तो
मध्य प्रदेश को इसी हफ्ते 11,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं का तोहफा मिलने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 16 सितंबर को मध्य प्रदेश में कुल 11,311 करोड़ रुपए की लागत वाली 35 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि ये परियोजनाएं राज्य में 1530 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण से संबंधित है। उन्होंने बताया कि इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गडकरी राज्य में सड़क निर्माण की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास और 14 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। देखते अगले समाचार में है रद्द हो सकता है ममता बनर्जी का नामांकन, बीजेपी ने लगाया है आरोप। तो पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा सीट का उपचुनाव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए काफी अहम है। अगर ममता को सीएम पद पर बरकरार रहना है तो चुनाव जीतना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने ममता के खिलाफ एडवोकेट प्रियंका टिब्रीवाल को खड़ा किया है। अब बीजेपी के एक एजेंट ने चुनाव आयोग से ममता का नामांकन रद्द करने की मांग की है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र में लंबित आपराधिक मामलों का जिक्र नहीं किया है। इस निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल के मुख्य चुनाव एजेंट सजल घोष ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर ममता बनर्जी के नामांकन पत्र पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, मैं ममता बनर्जी द्वारा दाखिल नामांकन घोषणा पत्र पर इस आधार पर आपत्ति जताता हूं कि उम्मीदवार ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही के विवरण का खुलासा करने में विफल रही है। घोष ने अपने पत्र में बनर्जी के खिलाफ असम के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज मामलों की संख्या का भी जिक्र किया है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है प्रियंका गांधी को बनाया जाए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा, कांग्रेस के नेता की मांग। दिल्ली कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी यूपी चुनाव के लेकर राज्य के दौरे पर है। वहीं विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस में अंदर खाने चर्चा जोरों पर है। इसी बीच कांग्रेस की नागालैंड इकाई के अध्यक्ष थेरी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम की पैरवी करते हुए मंगलवार को कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य के लोगों को प्रियंका को अपना मुख्यमंत्री चुनने में खुशी होगी। नागालैंड प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष ने ट्वीट किया, प्रियंका गांधी वाड्रा विवेकशील है, उत्तर प्रदेश को उन्हें अपना मुख्यमंत्री चुनने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखते अगले समाचार। तो अगली खबर में है कोरोना के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार कोविड-19 की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए करने की योजना बना रही है। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में एक प्रस्ताव अगले कुछ सप्ताह में मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास जा सकता है। अधिकारी ने बताया कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि महामारी से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को दी जाने वाली मासिक सहायता 2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए की जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने मई में घोषणा की थी कि जिन बच्चों के माता पिता या कानूनी अभिभावक गोद लेने वाले माता पिता कोविड-19 के कारण मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक इस योजना के तहत प्राप्त 3,250 आवेदनों में से कुल 667 को संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा मंजूर किया गया है। आंकड़ों से यह भी पता चला कि अब तक 467 जिलों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है नवरात्रि और रामलीला आयोजनों में बम धमाकों की थी साजिश, 6 गिरफ्तार आतंकियों ने पूछताछ में बताया। जी हाँ दोस्तों, बुलेटिन की शुरुआत में ही हमने आपको खबर दिखाई थी, दिल्ली पुलिस ने आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तो उसी के रिलेटेड ये खबर है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आतंक के खिलाफ मुहिम में बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 ने पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ली है। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस संबंध में जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर नीरज ठाकुर ने बताया कि एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो इसी साल पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेकर आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो बॉर्डर के उस पार से लोग हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक टीम का गठन भी किया था।
तो बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है लसथ मलिंगा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा, अब इस काम के लिए है उत्सुक। तो क्रिकेटर और गेंदबाज लसथ मलिंगा ने अब अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी है दोस्तों। श्रीलंका 2014 टी20 वर्ल्ड कप टीम के कप्तान लसथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आज संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। इसी साल की शुरुआत में फ्रेंचाइजी क्रिकेट को भी अलविदा कहा था। मलिंगा को उम्मीद थी कि टी20 वर्ल्ड कप 2021 की टीम में उनका चयन होगा, लेकिन टीम में जगह न मिलने के बाद उन्होंने इस फॉर्मेट से भी संन्यास ले लिया है। आपको बता दें कि मलिंगा 2011 में टेस्ट और 2019 में वनडे क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। मलिंगा ने टी20 क्रिकेट से अपने संन्यास का ऐलान ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करके किया। इस वीडियो में उन्होंने अपने कुछ खास पलों को साझा किया। वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं टी20 क्रिकेट छोड़ रहा हूं और सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर रहा हूं। सभी का शुक्रिया जिन्होंने मेरी यात्रा में मेरा साथ दिया और आने वाले वर्षों में युवा क्रिकेटरों के साथ मेरे अनुभव को साझा करने के लिए उत्सुक हूं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं केरल के ईसाई और मुस्लिम, कांग्रेस की बैठक बुलाने की मांग। विपक्षी दल कांग्रेस ने मंगलवार को केरल सरकार से अनुरोध किया कि पाला बिशप जोसेफ कल्लारांगट की नारकोटिक जिहाद टिप्पणी से उत्पन्न विवाद की स्थायी समाधान निकालने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईसाई और मुस्लिम समुदाय टकराव की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। हालांकि इस विवादित टिप्पणी पर बिशप का समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने एरातुपेट्टा नगर निगम में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) की हालिया राजनीतिक साझेदारी की और ईसाई समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है बीजेपी ने कहा अगले 2 दिन में शपथ लेंगे गुजरात सरकार के मंत्री। भूपेंद्र पटेल के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के एक दिन बाद बीजेपी सूत्रों ने संकेत दिया कि अगले 2 दिनों में और मंत्रियों के शपथ ग्रहण किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाणी के शनिवार को अचानक इस्तीफा देने के बाद सोमवार को केवल भूपेंद्र पटेल ने शपथ ली थी। गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता यमल व्यास ने मंगलवार को कहा चर्चा चल रही है और शपथ ग्रहण बुधवार या गुरुवार को होगा। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया के तहत मंत्रियों के शपथ ग्रहण के समय उनके नामों की घोषणा की जाएगी। नितिन पटेल को नई कैबिनेट में बनाए रखा जाएगा या नहीं, इसको लेकर पार्टी में अटकलें लगाई जा रही है। नितिन पटेल विजय रूपाणी के नेतृत्व वाले कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री थे। साथ ही रूपाणी कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, आरसी फाल्दू और कौशिक पटेल को नई कैबिनेट में बनाए रखने को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि जहां तक संभव होगा वरिष्ठ नेताओं को कैबिनेट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है पेले स्वस्थ हो रहे हैं, इंटेंसिव केयर से बाहर आ सकते हैं, उनकी पुत्री ने दिया बयान। तो पेले की पुत्री ने ये जानकारी साझा की है। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले की बड़ी बेटी ने कहा कि सर्जरी के बाद उनके पिता की सेहत में सुधार हो रहा है और वह इस सप्ताह इंटेंसिव केयर से बाहर आ सकते हैं। पेले के कोलोन में ट्यूमर था जिसे सर्जरी के जरिए हटाया गया। 80 वर्षीय पूर्व खिलाड़ी के रूटीन टेस्ट के दौरान ट्यूमर मिला था, जिसके बाद 4 सितंबर को वह साओ पोलो के एल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में आए थे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद को किया आइसोलेट। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करीबी अधिकारियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण खुद पृथकवास में चले गए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि पुतिन ने कोविड-19 की जांच कराई लेकिन संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। पुतिन कोविड-19 रोधी टीके स्पुतनिक वी की दोनों खुराक ले चुके हैं। उन्होंने दूसरी खुराक अप्रैल में ली थी। प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन संक्रमितों के संपर्क में आने के कारण पृथकवास में रहेंगे। देखते अगली खबर में है टेक्सास में दस्तक देने से पहले मजबूत हुआ तूफान निकोलस।
टेक्सास खाड़ी तट पर दस्तक देने से पहले निकोलस सोमवार को पहली श्रेणी के तूफान में तब्दील हो गया और इससे मेक्सिको से लुइसियाना के तटीय इलाकों में भारी बारिश तथा बाढ़ आने का अनुमान है। मियामी में राष्ट्रीय तूफान केंद्र में वैज्ञानिकों ने कहा कि तूफान के दस्तक देने से कुछ घंटों पहले 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील ह्यूस्टन में अधिकारियों ने चिंता जताई कि मंगलवार सुबह भारी बारिश से सड़कें और मकान जलमग्न हो सकते हैं। प्राधिकारियों ने शहर में जल निकासी वाहनों को तैनात किया और 40 से अधिक स्थानों पर अवरोधक लगाए। ह्यूस्टन स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने तूफान के मद्देनजर कक्षाओं को रद्द करने की भी घोषणा की। खराब मौसम के कारण कई कोविड-19 जांच और टीकाकरण केंद्र भी बंद रहे। सोमवार देर रात को निकोलस फ्रीपोर्ट से करीब 75 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने बताया कि तूफान 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है और उसके रात भर आगे बढ़ने की उम्मीद है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है चीन की डेल्टा वेरिएंट ने की स्थिति खराब, 2 गुना हुए कोरोना के मामले, कुछ स्थानों पर लगाया गया लॉकडाउन। तो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने दक्षिण पूर्व चीन के शहरों में हालत खराब कर दी है। फुजियान प्रांत में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ यात्रा संबंधी पाबंदियों को कड़ा कर दिया गया है। चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 4 दिन में फुजियान प्रांत में कोरोना के मरीजों की संख्या 59 से 102 पहुंच गई है। यहाँ जियामेन और पुतिन शहर में कोरोना तेजी से बढ़ा है। इन दोनों शहरों में कुछ स्थानों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुतिन शहर से ही फुजियान प्रांत में कोरोना की शुरुआत हुई है। बढ़ते कोरोना के कारण चीन ने कई शहरों में ट्रेन सेवाओं के साथ ही कुछ नियमित उड़ानों को भी रोक दिया है। कोरोना के कारण चीन एयर ट्रैफिक में अगस्त माह में 51.5% की गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो भारी बारिश से गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति। आईएमडी ने इन राज्यों के लिए जारी किया है अलर्ट। देश भर में मानसून की बारिश जारी है। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड सहित कई राज्यों में बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के कारण कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं सड़कों पर पानी बहने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार सुबह तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिकों ने नदियों के जलस्तर में वृद्धि, निचले इलाकों में बाढ़ के प्रति भी लोगों को सचेत किया है। वहीं बात करें गुजरात की, तो गुजरात में सड़कों पर दिख रहा है आफत का सैलाब, भारी बारिश की है चेतावनी। जी हां दोस्तों, गुजरात में बारिश और बाढ़ से हालात काफी बिगड़ते जा रहे हैं। कई जिलों में सैलाब का नजारा दिख रहा है। सड़कों पर सैलाब के बीच कारें बह रही है, घर मकान डूब गए हैं, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई है। पानी के बीच फंसे लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अभी 4-5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की सलाह दी गई है। गुजरात के जामनगर, राजकोट और जूनागढ़ में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। इनमें से सबसे खराब हालात जामनगर के हैं। जिले के 35 गांवों का संपर्क कट गया है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। एनडीआरएफ की 6 टीमें और वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। वहीं कोलकाता से खबर आ रही है, कोलकाता के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाद पानी भर गया है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित राज्य के अन्य हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। मंगलवार को कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महानगर के कई निचले इलाकों में जल जमा हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इस सप्ताह मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कोलकाता में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश है। नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में नदियां उफान पर है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में बारिश की आशंका जताई है। ऐसे में महाराष्ट्र के नासिक,
से जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखा जा सकता है कि नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से नासिक के मंदिरों में जल भराव हुआ है। नदी के जलस्तर बढ़ने का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नासिक में बारिश की वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिसके बाद देखते ही देखते मंदिरों तक पानी पहुंच गया है। वहीं अमरावती के ग्रामीण हरिबालाजी ने बताया कि वर्धा नदी में नाव पलटने की घटना में 3 शव बरामद हुए हैं। हरिबालाजी एसपी है और उन्होंने ये जानकारी दी है कि 3 शव बरामद हुए हैं। घटना करीब 10 बजे बेदोना शहीद टीएस अमरावती के अंतर्गत श्री क्षेत्र झुंझ में हुई है। नाव पर सवार 11 लोग एक ही परिवार के थे। वैसे बता दें कि आईएमडी ने बताया है कि महाराष्ट्र में अभी कुछ दिनों के लिए भारी बारिश हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश से नदियां उफान पर है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई जिलों में लोगों का बुरा हाल है। नक्सल प्रभावित गरियाबंद में नदियां उफान पर है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में अच्छी बारिश हो गई है और किसानों की चिंता दूर हो गई है। कुछ जगह बाढ़ की सूचना है। अधिकारी देख रहे हैं, जहां जरूरत होगी वहां सहायता जरूर की जाएगी। तो अगले 2 दिन तक इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। दिल्ली एनसीआर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों, बारिश की काफ़ी न्यूज़ें आ रही है। राजधानी दिल्ली में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 15 और 16 सितंबर को तेज बारिश की संभावना जताई है। साथ ही मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, उड़ीसा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत भारत के मैदानी इलाकों में 16 सितंबर तक बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में 14 सितंबर को भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोस्टल, कर्नाटक, तमिलनाडु के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इससे पहले गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, खासकर राजकोट और जामनगर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजकोट की सड़कें पानी से लबालब हो गई है। तो ये सारी की सारी बारिश की अपडेट्स हमने आपको सीएमएम पर दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है गृह मंत्रालय से अफगान छात्रों के वीजा विस्तार का अनुरोध। तालिबान के कारण वतन नहीं जाना चाहते हैं छात्र। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने कहा कि उसने अफगानिस्तान के छात्रों को वीजा विस्तार का अनुरोध गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। आईसीसीआर अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के कारण भारत में पढ़ रहे छात्र अपने वतन वापस नहीं जाना चाहते। विनय सहस्त्रबुद्धे ने नव नालंदा महाविहार में इस साल के अंत में होने वाली पहली वैश्व बौद्ध सम्मेलन की घोषणा भी की। आईसीसीआर अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले चुके अफगानी छात्र आगे भी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के साथ पड़ोसी देश के कई छात्रों ने भारत में अपने वीजा के विस्तार के लिए अनुरोध किया है और वे अपने वतन वापस जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगले समाचार में है 9 महीने बाद नरम पड़े किसान, सिंधु बॉर्डर पर हाईवे की एक साइड खाली करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटने को हुए तैयार। तो किसान आंदोलन में कब कब क्या क्या हुआ आपको ब्रीफ में बता देते हैं। 27 नवंबर को किसानों का अलग अलग राज्यों से दिल्ली कूच हुई। 29 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर 5 अलग अलग हाईवे सील किए गए। 1 दिसंबर 2020 से अब तक किसानों और सरकार में हो चुकी है 11 दौर की वार्ताएं। तो करनाल के बाद दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों ने अपना रवैया नरम कर दिया है। किसान आंदोलन के 9 महीने बाद प्रशासन की गुजारिश पर NH44 नेशनल हाईवे 44 को एक तरफ से खोलने को तैयार हो गए हैं किसान। कहा जा रहा है कि इस गतिरोध के खत्म होने का रास्ता करनाल से ही खुला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोनीपत उपायुक्त ललित सचिव मंगलवार को कुंडली सिंधु बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आम लोगों को ही हो रही परेशानी का हवाला देकर किसानों से सहयोग करने की अपील की। उन्होंने समस्या को दूर करने के लिए जीटी रोड पर लोगों को आने जाने के लिए रास्ता देने के लिए कहा। उनकी गुजारिश पर किसान प्रतिनिधियों ने इस पर विचार करने का भरोसा दिया है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है जल्द इंटरनेट पर विकिपीडिया जर्नल्स हिंदी में पढ़ने को मिलेंगे।
आईआईटी कानपुर से ये खबर आ रही है। बहुत ही जल्द विकिपीडिया और जर्नल्स हिंदी में पढ़ने को मिलेंगे। इस दिशा में कानपुर का आईआईटी लगातार शोध कर रहा है। इससे स्टूडेंट्स को भी काफ़ी मदद मिलेगी। फैकल्टी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर टीवी प्रभाकर ने बताया कि हम लोग इंटरनेट पर जैसे विकिपीडिया, जर्नल्स आदि को हिंदी करने की योजना बना रहे हैं। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर अर्नब भट्टाचार्य इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं। प्रोफेसर टीवी प्रभाकर ने बताया कि इंटरनेट पर हिंदी में कंटेंट बहुत कम है। आईआईटी कानपुर ने गूगल से पहले देवनागरी को इंटरनेट की दुनिया में पेश किया था। उस समय डॉक्टर रजत मूना, जो वर्तमान में भिलाई आईआईटी के निदेशक है, उनके साथ देवनागरी को लॉन्च किया गया था। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है गुजरात की बाढ़। सीएम भूपेंद्र पटेल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने सौराष्ट्र पहुंचे। पीड़ितों को हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। जामनगर में एक राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा सौराष्ट्र क्षेत्र के राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ जिलों से गुजरने वाले 18 राज्य राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के बाद कई गांवों का संपर्क सड़कों से टूट गया है। इसी बीच गुजरात के नवनियुक्त सीएम भूपेंद्र पटेल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने जामनगर के धुआं पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्होंने हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार है अहमदाबाद से। अहमदाबाद महानगर पालिका की दोहरी नीति से व्यापारी परेशान। घरों में फॉगिंग के लिए 13 रुपए, जबकि दुकानों और कंपनियों में 2000 की वसूली कर रही महानगर पालिका। शहर में कोरोना के बाद बरसाती और मच्छर जनित रोग तेजी से फैल रहे हैं। अहमदाबाद महानगर पालिका की रोगों की रोकथाम की दोहरी नीति से व्यापारियों में भारी नाराजगी है। अहमदाबाद मनपा घरों में फॉगिंग के लिए 13 रुपए, जबकि दुकानों और फैक्ट्रियों में 2000 रुपए चार्ज वसूलती है। पिछले दिनों फॉगिंग के मुद्दे पर स्थायी समिति में भी भारी हंगामा हुआ था। यहाँ के माणिक चौक, रतनपोड़, मांडवी की पोड़, न्यू क्लॉथ मार्केट, सरस्वती मार्केट, ढींकाटा में कोई भी व्यापारी फॉगिंग की शिकायत करता है तो उससे 500 से 2000 तक प्रशासनिक चार्ज वसूला जाता है। वहीं घरों में कोई चार्ज नहीं लिया जाता। व्यापारियों का कहना है कि वे महानगर पालिका को हर तरह का टैक्स चुकाते हैं। फॉगिंग के लिए उनसे 2000 रुपए क्यों वसूले जाते हैं? तो अब जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल क्या रहा। सोने का भाव। तो मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतों में गिरावट आई है। सोने की हाजिर कीमत यहाँ मामूली 36 रुपए घटकर 45,888 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। इससे पहले सोमवार को सोने की कीमत में 82 रुपए का उछाल आया था। सोमवार को सोने का बंद भाव 45,924 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें चांदी की, तो राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत 73 रुपए बढ़कर 61,911 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जो सोमवार को 61,838 रुपए प्रति किलोग्राम थी। सोमवार को चांदी की कीमत में 413 रुपए की गिरावट दर्ज की गई थी। तो दोस्तों, सोने के भाव के बाद अब बात करते हैं गुजरात की धरती के खरे सोने की। जी हाँ दोस्तों, एक फरिश्ता सीरत, हसमुख इंसान, दलित, वंचित, शोषित समाज की अगुवाई कर उनके हकों के लिए गुजरात की सामाजिकरण भूमि पर अपनी कलम के सहारे लड़ने वाले एक धारदार लेखक, दलित पैंथर के नेता दिवंगत श्री डॉक्टर रमेश चंद्र परमार की ये वो शख्सियत है जिन्होंने गरीब, दलित, वंचित समाज और महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाई। ये वो दौर था जब गुजराती मीडिया और राजनीतिक सामाजिक गलियारों में भी दलित पैंथर और डॉक्टर रमेश चंद्र परमार का नाम जोरों से गूंजता था। उस वक्त आम्बेडकरी साहित्य सिर्फ मराठी और हिंदी भाषा में उपलब्ध होता था। डॉक्टर रमेश चंद्र परमार वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने अपनी कलम से आम्बेडकर साहित्य देकर गुजराती भाषा को नवाजा। वो आज भी कई समाज सेवक, लेखक, युवाओं और हम जैसे पत्रकारों के प्रेरणा स्रोत है। आज आपकी पुण्यतिथि है। आपकी पुण्यतिथि पर हम चाहते हैं कि आपके लेखन हमेशा हमें प्रेरणा देते रहे और आपके संभाषण हमारे कानों में गूंजते रहे, ताकि हमें ये तसल्ली हो कि आपने महान तथागत के निर्वाण पथ पर अपनी मुकम्मल जगह पाली है। डॉक्टर रमेश चंद्र परमार की पुण्यतिथि पर सीएमएम उन्हें तहे दिल से सलाम करता है। तो अब जानते हैं हवाओं की चाल, कैसा रहा मौसम का हाल और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ
स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार पश्चिम बंगाल, झारखंड, कोंकण और गोवा, विदर्भ के कुछ हिस्सों, तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, सिक्किम और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार और राजस्थान के शेष हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। इसी के साथ आज के मॉर्निंग हेडलाइंस और बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की बड़ी खबरें आपके मोबाइल पर मिल जाए। मिलते अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।